राजेश कुमार, आपका अपने YouTube चैनल जीएस वर्ल्ड विद राजेश में स्वागत करता हूं। ये दोस्तों, ये आपका ज्योग्राफी का चौथा पार्ट है। इसके पहले हमने 3 और पार्ट बनाए हैं। अब जो आपको देखना है, उसको समझना है, विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि आगे के पार्ट जो भी रहेंगे वो पीछे से संबंधित रहेंगे। और हमने कहा है कि आपका 0 लेवल से, तो आपको 0 लेवल से तैयारी करने के लिए सारे पार्टों को देखते हुए चलना है। अब खुद पीछे वाले पार्ट को देखिएगा तो कितना उसमें कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है, कितना फैक्ट्स बताया जा चुका है। क्योंकि यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कुछ ऐसे भी फैक्ट्स पढ़ने होंगे जो आपको भीड़ से अलग करें, भीड़ से उसको निकालें। क्योंकि आज के दौर में हमने पहले ही बताया है कि अब बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, अब बच्चे एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेट होने का मतलब ड्रीम निकालता है। ड्रीम आप तभी बन सकते हैं जब आप कुछ ऐसे भी प्रश्न का तैयारी किए हुए हैं जो बहुत सारे आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट, आपके सहपाठी लोग तैयारी नहीं किए हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे को देखिए कि आपका तैयारी अच्छा हो। और ये पार्ट पार्ट 4 है दोस्तों। पार्ट 4 में कुछ और हम लोग भारत के परिचय में, भारत का परिचय, भारत के परिचय में हम लोग और कुछ जानते हैं आगे। आपका ये इंडिया है। इंडिया के इस साइड में पूरा पानी का क्षेत्र है, सागर है। इसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखिए, खाड़ी थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट। खाड़ी एक शब्द है और एक शब्द है गल्फ, और एक शब्द है बे। दोनों के लिए हिंदी खाड़ी का ही प्रयोग होता है, लेकिन अंग्रेजी में उसको एक का बे कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है, गल्फ। दोनों ज्योग्राफिकल वर्ड है, दोनों को ध्यान समझते हैं क्या होता है। यदि वैसा जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, ये क्या है आपका, लैंड है। ये आपका क्या है, लैंड है। यानी कि तीन तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ हो। ये पूरा का पूरा क्या है, पानी है। पूरा का पूरा क्या है, पानी है। तो इसे हम लोग बे कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बे कहेंगे। वैसा समुद्री भाग या जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ हो, लैंड से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, बे कहते हैं। लेकिन गल्फ क्या होता है, उसी को समझिएगा। गल्फ भी सेम चीज वही होता है, सेम चीज वही होता है। लेकिन ये क्या होता है कि इसके अपेक्षा बहुत ही संकरा होता है, पतला होता है। यानी कि वैसा जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से तो घिरा हुआ हो, तीन तरफ से स्थल से तो घिरा हुआ हो, लेकिन वो संकरा हो, पतला हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, गल्फ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़े होंगे, गल्फ ऑफ मन्नार पढ़े होंगे, गल्फ ऑफ कच्छ पढ़े होंगे। तो ये क्या है, ये सारा का सारा एकदम संकरा भूभाग है। यहाँ पर आपका है एकदम तीन तरफ से घिरा हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार। इसको खंबात की खाड़ी कहते हैं, यानी कि गल्फ ऑफ खंबात। तो क्या है, तीन तरफ से घिरा हुआ है लैंड से, और यहाँ क्या है, बहुत ही संकरा है, पतला है। लेकिन यहाँ पर बंगाल की जो खाड़ी है वो बहुत ही बड़ा है। तीन तरफ से, यहाँ इंडिया से है, इधर बांग्लादेश से, इधर म्यांमार से, ऐसे करके पूरा घिरा हुआ है। लेकिन बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिस कारण से इसे बे कहते हैं। लेकिन वैसा संकरा भाग जो तीन तरफ से भूमि से तो घिरा हुआ हो, लेकिन वो संकरा हो, उसे क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे। लेकिन हिंदी में दोनों के लिए खाड़ी शब्द का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जैसे बंगाल की खाड़ी हमने शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ से खाड़ी शब्द आ गया, इस कारण से हमने इसको समझा दिया, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल वर्ड है, आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो हमारा भारत है, भारत की इस साइड में, यानी कि पूर्व के साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। उसके नीचे हिंद महासागर है, उसके नीचे क्या है, हिंद महासागर।
हिंद महासागर। एक ये मात्र ओनली वन एक ऐसा महासागर है जो किसी न किसी देश के नाम पर पड़ा है। जैसे कि हमारा नाम हिंदुस्तान है, इसके नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। इस भारत के इस साइड में अरब सागर है, अरब सागर। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं दोस्तों, आपका यहाँ जो भाग है, यहाँ पर एक आप पढ़िएगा आगे चल करके, जब हम पहाड़ी पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरा विस्तृत बताएंगे कि कौन सा पहाड़ कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है। यहाँ पर एक विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। इसके ऊपर वाले भारत के भाग को उत्तरी भारत कहते हैं, उत्तरी भारत, और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी भारत कहते हैं, दक्षिणी भारत। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज और बताते हैं कि भारत के इस भाग को, इस पूरे भाग को प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप होता है क्या? प्रायद्वीप और द्वीप दो वर्ड है, दोनों को समझ लीजिए। प्रायद्वीप होता है क्या कि वैसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। यहाँ का पूरा क्या है आपका? जल से घिरा हुआ है। ये पूरा पार्ट क्या है आपका? जल से घिरा हुआ। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या होता है कि वैसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है कि द्वीप चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग होता है। वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझते हुए चलना है, हम बताते हुए चल रहे हैं। दोस्तों देखते हैं, इसमें हम लोग अब देख लेते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है, भारत के जो जलीय सीमा रेखा का कितना लंबाई है, भारत के संपूर्ण जलीय सीमा रेखा का कितना लंबाई है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो छोटे छोटे एग्जामों में बहुत लंबे समय से पूछते हुए आ रहा है और आज के समय भी पूछता है। तो यदि आपसे कहे कि भारत के स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का है भारत के, तो आपका बोलना है आपको कि 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब आपसे पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का जलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, जलीय सीमा मुख्य भूमि का यदि पूछे तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का पूछे तो कितना बोलिएगा? 6100 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछे कि भारत की संपूर्ण जलीय सीमा रेखा कितनी है, तो आपको संपूर्ण में कहने का मतलब है कि यहाँ आपको लक्षद्वीप भी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार भी है जो भारत के अंतर्गत आता है। अब सारे को कैलकुलेट हम लोग करें तो भारत के संपूर्ण भाग का जलीय सीमा का रेखा का लंबाई हो जाता है आपका, यानी कि सीधे आपसे पूछे बोलेगा कि भारत के जलीय सीमा रेखा का लंबाई आपसे कहे तो आपको बताना है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर आपको बताना है। तो 7516.6 किलोमीटर में आपका मुख्य भूमि भी आ गया, लक्षद्वीप भी आ गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार में टोटल द्वीपों की संख्या 204 है। इसका विस्तृत हम लोग आगे आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और लक्षद्वीप में आपका 43 है।
जिसमें से मेन जो 36 केवल लक्षद्वीप में है। बहुत सारे हैं इधर उधर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं जो लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मेन यदि लक्षद्वीप की बात करें कि यहाँ कितने द्वीप हैं तो 36 में लक्षद्वीप में है। और टोटल यदि पूरा लक्षद्वीप के अंतर्गत आने वाला छोटे छोटे द्वीप हैं जो बहुत ही दिखाई नहीं देते हैं, वो उनकी संख्या कितनी है 43। तो टोटल द्वीपों की संख्या कितनी होगी? टोटल द्वीपों की संख्या 247। तो ये फैक्ट जो हम जो छोटे छोटे जो हम फैक्ट बोल रहे हैं आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है सारा फैक्ट है। तो इसको समझिए दोस्तों, इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब सारे पॉइंट से कुछ और पॉइंट निकल करके आता है कि आखिर भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका तटीय सीमा रेखा सबसे लंबा है, या कौन सा ऐसा राज्य है जिसका तटीय सीमा रेखा सबसे छोटा है। तटीय सीमा रेखा आप लोग समझ रहे होंगे, समुद्र के साथ जो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बहुत राज्य है, गुजरात है, ठीक है, तो यहाँ गुजरात है तो उसका समुद्र के साथ, तो ये हो गया आपका तटीय सीमा। ये क्या हो गया आपका तटीय सीमा, पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ, ये सब क्या है तटीय सीमा, तट पर है। इसके बगल में क्या है समुद्र है, बहुत ही विशाल भंडार है जल का, उसे तटीय सीमा रेखा कहते हैं। तटीय सीमा रेखा, सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। पहला नंबर पर आता है गुजरात आपका, गुजरात जो है भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा रेखा वाला राज्य हो गया आपका। अब यहाँ पर सबसे लंबा क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सी कटे फटे छोटे यहाँ पर भाग, हमने यहाँ तो सीधा दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल मैप में आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे कटे फटे ऐसे करके हैं, जिसके कारण इसका तटीय सीमा रेखा बहुत ही लंबा हो जाता है। दूसरा नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरा नंबर पर है आपका तमिलनाडु। तो तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में, उच्च लेवल के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में आपको तीनों का नाम याद रखना है। छोटे छोटे एग्जाम में आपको पूछ देगा कि सबसे, पूछेगा क्या, बहुत बार पूछ चुका है कि भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन है। हाँ, लास्ट में सबसे, यदि हम बात करें सबसे अंतिम में किसका है तो गोवा। तो लास्ट में सबसे कम तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन है तो गोवा है, सबसे ज्यादा वाला गुजरात है। अब इसमें हम चर्चा करें यदि कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर के चर्चा करें। अब यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली सभी को मिला करके, और राज्य सभी को मिला करके पूछे, यानी कि आपका हो गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला करके पूछे, सबसे बड़ा किसका है तो सबसे बड़ा आता है आपका अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और दूसरे नंबर पर किसका आता है आपका गुजरात का। तो सारे पॉइंट्स को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए। आपको इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, कितने बार पूछ चुका है जिसका कोई गिनती नहीं है। आइए दोस्तों, थोड़ा हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं जो आपके पीसीएस के एग्जाम में, जैसे बिहार का पीसीएस हो गया, यूपी का पीसीएस हो गया, झारखंड का पीसीएस हो गया, और यूपीएससी के एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है, जो ए ग्रुप का, बी ग्रुप का जो भी एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा लेवल हाई है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जितने भी भारत के तटीय भाग हैं उसको 8 भागों में विभक्त किया गया है। हमने यहाँ पर नंबरिंग दे दिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8। अब किसको किसको क्या कहा जाता है इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। यदि पहले नंबर पर देखें तो इसको गुजरात तट कहा जाता है। गुजरात तट, ये सारा को क्या कहा जाता है, ये गुजरात तट के अंतर्गत पूरा भाग आता है। अब गुजरात तट, गुजरात और दमन एवं दीव, गुजरात तट के अंदर कौन आता है गुजरात और दमन एवं दीव आता है। यदि दूसरे पॉइंट को देखें तो कोंकण तट, ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये है आपका कोंकण तट। महाराष्ट्र
और गोवा दोनों इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस तट के अंतर्गत गोवा आता है, निम्नलिखित में से किस तट के अंतर्गत गुजरात आता है। तो आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप उसको नहीं बना पाइएगा। अब इसका विस्तार थोड़ा सा देख लेते हैं। कोंकण तट का विस्तार कहाँ से है, तो दमन से लेकर के रोहा तक, दमन से लेकर के कहाँ तक है आपका, रोहा तक इसका विस्तार है। किसका, कोंकण तट का। तीसरा नंबर पर कन्नड़ तट, तीसरा नंबर पर कौन है, कन्नड़ तट, जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसका विस्तार कहाँ से है, तो इसका विस्तार रोहा से मंगलौर तक, रोहा से कहाँ तक है, मंगलौर तक इसका विस्तार है। किसका, कन्नड़ तट का। पॉइंट को एकदम बारीकी से याद कर लीजिए। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको रटने वाला कॉन्सेप्चुअल आपको लग रहा होगा, तो इसको रट भी लीजिएगा, किसी भी तरीका से आपका हो जाना चाहिए। अगला है मंगलाबार तट, मंगलाबार तट जो केरल राज्य में पड़ता है। इसका विस्तार कहाँ से है, तो मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तो ये दोस्तों, ये जो है आपको हम बता रहे हैं तटीय भाग का जो नाम दिया गया है और नामाकरण के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, सारी चीज को आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, 5वां नंबर पर आपका क्या है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका आता है। इसे क्या कहा जाता है, कोरोमंडल, कोरोमंडल, इसे क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। आपका 6ठा नंबर पर है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। 7वां नंबर पर है उत्कल तट। उत्कल तट जो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में आपका पड़ता है उत्कल तट। बंगाल तट, बंगाल तट बंगाल में आपका पड़ता है, यहाँ 8वां नंबर पर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जहाँ पर बंगाल तट पड़ता है। दोस्तों ये है आपका जो तटरेखीय विस्तार है, उसका कुछ कुछ नामाकरण होगा। इसके बारे में बहुत ही डिटेल वीडियो आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा जब हम भारत का परिचय पढ़ रहे हैं, तो इस नाम को थोड़ा सा हम यहाँ पर ले लिए, क्योंकि जब हम बाद में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएं तो आपको ऐसा न लगे कि हम एक नया चीज आ रहा है, आपको लगे कि हाँ सर ने इसके बारे में कहीं ना कहीं जिक्र किया था, उसका डिटेल यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको ये डिटेल नहीं बताया जा रहा है, इसका डिटेल तो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिया जो जा रहा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाई पसंद आ रहा है आपको, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, दोस्तों को भी लाभान्वित करें। कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं दोस्तों आपका, कि कुल 9 राज्य हैं जिनका तट है। आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है और छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देगा कि कुल कितने राज्य हैं जिनका तट रेखा है, तो कितने राज्य हैं वो, कुल 9 राज्य हैं। और कुल 4 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका तट है, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और पुदुचेरी। पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। पुदुचेरी का 4 पार्ट, यानी कि यमन जो है आंध्र प्रदेश यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पुदुचेरी खुद तमिलनाडु और कराईकाल, ये दोनों तमिलनाडु में पड़ता है। दोनों क्या करता है, तमिलनाडु में दोनों पड़ता है। और माहे केरल में पड़ता है, इस भाग में यहाँ पर माहे केरल में पड़ता है। तो पुदुचेरी पहले बहुत जो फ्रांस के अंतर्गत था, उसको 1954 में, कब 1954 में यूनियन टेरिटरी के दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। और सारे जगहों को मिलाकर फ्रांस के अंतर्गत जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उनको मिलाकर के पुदुचेरी नाम दिया गया 1954 में, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ आपको जब उच्च लेवल के एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको अंदर से पूछेगा कि पुदुचेरी में कराईकल किस राज्य में है, पुदुचेरी का माहे किस राज्य में है, पुदुचेरी का यमन किस राज्य में है, पुदुचेरी किस राज्य में है। तो ये आपको पॉइंट थोड़ा सा उच्च लेवल से पूछेगा, लेकिन आसान लेवल से यहाँ से पूछेगा कि कुल कितने राज्य हैं जिनका तटरेखा है, तो 9 है। कुल कितने यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिनका तटरेखा है, तो वो 4 है। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स हुए जो आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको यदि लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है,
आपके फैट्स को मजबूत कर रहा है। तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और जो आप पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं उन सारे पार्ट्स को आप देख लीजिए, क्योंकि आप यदि चाह रहे हैं कि हाँ हमको 0 लेवल से पढ़ाई मिले, 0 लेवल से मेरा तैयारी हो, तो आपको सभी पार्ट्स को देखना होगा।